आज की हमारी चर्चा का विषय है गरीबी, समस्या और निदान। पॉवर्टी, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, गरीबी देवी अभिशाप नहीं, बल्कि मानवीय सृष्टि है। अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ने एक पॉवर्टी से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक गरीबी भारत में 2030 तक गरीबी कम होने के आसार नजर आते हैं। भारत 2030 तक लगभग 25 मिलियन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफल होगा और इस तरह गरीबी के नीचे वाले परिवारों की हिस्सेदारी 15 से घटकर 5% रह जाएगी। ये राहत की खबर है। इसके अलावा वित्त मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि लगभग 2031 तक भारत में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो खत्म हो जाएगी। ये भी एक राहत की खबर है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर 21.9% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी, जो कि वृद्धि मौजूदा दर पे देखी जाए तो लगभग अनुपात कम करके 21 से 17% पे आ गया होगा। एक्चुअली हमको ये समझने की आवश्यकता है कि पॉवर्टी है क्या। ये सुनने में बड़ा हेल्पलेसनेस का एक इंडिकेशन होता है। कई पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए भी ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और पॉलिटिकल माइलेज के अलावा गरीबी को अगर हम सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें तो एक ऐसे हालात में देखा जाता है जिसमें व्यक्ति के पास जीवन के निर्वहन के लिए बुनियादी जरूरतें जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये भी अगर उसके पास उसे मैसर नहीं है, ऐसे हालात को चरम गरीबी या एक्सट्रीम पॉवर्टी कहा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अभी जो यूएन की तरफ से डिक्लेयर किए गए हैं ग्लोबली, उसके मुताबिक जो भी व्यक्ति $1.25 से कम अर्न कर रहा है वो गरीबी रेखा की श्रेणी में आता है। भारत में गरीबी रेखा के स्तर का आकलन करने की अगर अपन बात समझें तो इसको समझने की कोशिश करें तो ये पता लगता है कि भारत में उपभोग और आय दो आधारों पर गरीबी के स्तर का आकलन किया जाता है। उपभोग मीन्स उपभोग की गणना उस धन के आधार पर की जाती है जो व्यक्ति द्वारा आवश्यक वस्तुओं के खर्च के लिए किया जाता है, जबकि आय की गणना परिवार द्वारा अर्जित आय के अनुसार की जाती है। गरीबी रेखा है क्या? गरीबी रेखा बेसिकली एक बेंचमार्क है जो कि जिसे रेखा आय के एक न्यूनतम स्तर को कहा गया है, जिससे कम आमदनी होने पर व्यक्ति परिवार अपनी बुनियादी जरूरत पूरी करने में असमर्थ है। भारत में समय समय पर इस रेखा को तय किया जाता रहा है। साल 2014 में ग्रामीण इलाकों के लिए 32 रुपए प्रतिदिन और शहरी कस्बों के लिए 47 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से गरीबी रेखा की सीमा तय की गई थी। गरीबी रेखा को लेकर अलग अलग समितियों की अलग अलग राय रही है। तेंदुलकर कमेटी के फार्मूले में 22% आबादी को गरीब बताया गया है, जबकि सी रंगराजन के फार्मूले में 29.5% आबादी को गरीबी रेखा के नीचे माना गया। गरीब कौन है, कितने हैं, ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो सका। हाल ही में अभी SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डाटा रिलीज हुआ है उसमें पॉवर्टी को एक नए तरीके से रीडिफाइन करने की कोशिश की गई है, जिसमें लेवल ऑफ डेप्रिवेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं। SECC के डेटा के अनुसार 7 लेवल में डेप्रिवेशन को आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि पुराने गरीबी की परिभाषा से और अधिक परिष्कृत माना जा रहा है। एक्चुअली गरीबी रेखा के निर्धारण से जुड़ी हुई कई सारी समितियों ने इसको कई बार डिस्कस किया है और अभी ये काफी लंबे समय तक एक विवादित मुद्दा रहा है। साल 1970 में पहली बार इस तरह की गरीबी रेखा निर्धारण योजना आयोग द्वारा किया गया था। तत्कालीन योजना आयोग में ये चर्चा का विषय लंबे समय तक रहा। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक वयस्क के लिए 2,400 रुपए और 2,100 रुपए की न्यूनतम दर को जरूरत के आधार पर बताया गया। नीति आयोग भारत सरकार की जो एक आधिकारिक एजेंसी है जो राज्यों को और पूरे देश के लिए समग्र रूप से गरीबी रेखा के नीचे लोगों का आकलन करने का काम करती है, उसने समय समय पर तत्कालीन नीति आयोग, आज जो नीति आयोग है वो पहले योजना आयोग के रूप में कार्य करता था, उस समय
अलग समिति 1979 में, लकड़ावाला समिति 1993 में, तेंदुलकर समिति 2009 में, उसके बाद रंगराजन समिति 2012 में, लगातार अलग-अलग समितियों द्वारा गरीबी को अलग-अलग तरीके से रीडिफाइन किया गया। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2018 के मुताबिक 2005 से 6 लेकर 2015 से 16 के बीच में भारत में 27 करोड़ लोग गरीबी से के बाहर आ गए हैं, जिसको कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर के रूप में देखा जा रहा है। 2011 की जनगणना के आधार पर देश में करीब 22% लोगों को गरीबी रेखा के नीचे बताया गया, जो कि भारत सरकार का आधिकारिक आंकड़ा है। अगर हम इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ के देखें तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के मुताबिक भारत में महज 1% लोगों की आय 1980 से 2019 के बीच में 6% से बढ़कर 21% हुई है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि गरीबी कम होने के साथ साथ आर्थिक असमानता में भी बढ़ोतरी हुई। आपको ये बता दें, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आर्थिक असमानता पर शोध करने वाली संस्था है। वक्त के साथ गरीबी में कमी तो आई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की कमी की दर अभी भी धीमे तरीके से प्रगति हो रही है। शहरी क्षेत्रों की 13.7 के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 26% आबादी आज भी गरीब है। गरीबी निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय है, लेकिन ये कलेक्टिव आउटकम के रूप में देखा गया है। गरीबी के महत्व जो सामान्य तौर पर बताए जाने वाले कारण अगर हम उनको देखें गौर से, तो जनसंख्या के विस्फोट को गरीबी से सीधे-सीधे जोड़ा जाता है। हमारे देश के सीमित संसाधन को गरीबी से के साथ कनेक्ट करके डिस्कशन किया जाता है। संबंधित संस्थाओं में हमारी कैपेसिटी का अभाव, काम करने की दक्षता की कमी को भी गरीबी के साथ में जोड़ा जाता है। देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार गरीबी के साथ में सीधे-सीधे जुड़ता है। अशिक्षा और बहुत सारे ऐसे कई कारण हैं, जैसे हम अंग्रेजों के जमाने में गुलामी के असर को भी हम गरीबी से जोड़ के देखते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ चिंता की बात ये नहीं है, चिंता की बात हमें गरीबी के असल कारणों को आइडेंटिफाई कर पाने की हमारी दक्षता की है। गरीबी लोग गरीब क्यों हैं? लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि उन्हें विकल्प चुनने की पूरी आर्थिक आजादी आज भी देश में नहीं है। हमारे यहाँ गरीबी की असल प्रकृति क्या है, इस बात की समझ भी पूरी तरीके से हमारे पॉलिसी होल्डर्स को कितनी है, इस पर एक बड़ा प्रश्न सवालिया निशान आज भी लगा हुआ है। गरीबी एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गई है। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को पूरी तरीके से खत्म करते हुए नहीं देखना चाहती। ऐसा प्रतीत होता है कि उदासीन राजनीति और सामाजिक ढांचे, मसलन जातिगत, धर्म के बंधन, हम लोग इसी में फंस के गरीबी को अब तक जो है एक अलग-अलग तरीके से एक जीवन राजनीतिक रथ के चक्र को चलाए रखने का एक पहिया मानकर यहाँ पर देश में देखा जा रहा है। संसाधनों का पूरी तरीके से दोहन ना हो पाना, optimum utilization of natural resources is another big reason for that poverty। और हमारी एग्रीकल्चर में आज भी प्रोडक्टिविटी की बहुत कमी है, जिसको कि अभी भी हम पूरी तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। गरीबी से के निपटने के लिए ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद से आर्थिक अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार भी होता जा रहा है। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने कई सारी योजनाओं की शुरुआत की है। इसमें रोजगार सृजन के कार्यक्रम भी हैं, बीमा कार्यक्रम भी हैं, आय संसाधन समर्थन कार्यक्रम भी है, रोजगार गारंटी, आवास योजनाएं, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। अगर आप गौर से देखें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आर्थिक वंचित लोगों को वित्तीय सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, उनको दी जा रही हैं, बचत खाता खोला जा रहा है, बीमा जरूरत के मुताबिक कर्ज और पेंशन जैसी सेवाएं उनको उसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी तरीके से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास भारत सरकार का किसान विकास पत्र योजना देने का भी है, जिसमें किसान को 10,000 से 10,000, 5,000, 1,000 मूल्य वर्ग के निवेश की योजनाएं भी हैं, जिसमें जमाकर्ताओं का धन 100 महीनों में दुगना हो सकता है। इसी तरीके से ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री आवास योजना,
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, स्वच्छ भारत योजना, तमाम ऐसे प्रोग्राम्स है जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसके अंतर्गत पढ़े लिखे नौजवान रोजगारों को रोजगार दिया जाता है। इसके अलावा आयुष्मान भारत के अंतर्गत 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 50 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज दिए जाने की सरकार ने एक बड़ा बड़ा पहल की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत भी गरीबी को सीधे सीधे उन्मूलन के कई सारे प्रोग्रामों में जोड़कर देखा जाता है। किंतु ये प्रोग्राम कहाँ तक सफल हो रहे हैं? ये प्रोग्राम हमारे देश में बहुत ही बड़ी रिसोर्सेस के साथ चलाए जा रहे हैं। हालांकि गरीबी उन्मूलन के प्रयासों के कारण गरीबों की हालत में सुधार तो हुआ है, किंतु अभी भी वाजिब स्तर तक इसमें कोई सुधार नहीं कहा जा सकता। इसके मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण को अगर हम समझेंगे तो शायद हमारे लिए गरीबी के प्रति हमारी समझ भी विकसित होगी। एट द सेम टाइम शायद हम उनके मूल कारणों को दूर भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बारीकी से देखें तो हमको पता लगता है कि एग्रीकल्चर भूमि भूमि और दूसरी संपत्तियों का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा रीजन है। इसको हमें अलग से एक तरीके से किसी किसी और दिन हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये मुझे लगता है कि सीधे-सीधे गरीबी को हिट करने वाला एक बड़ा रीजन है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा उनके उचित लाभ को टारगेटेड ऑडियंस यानी कि हमारे लक्षित लाभार्थियों तक हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो हमारे गरीबी सो कॉल्ड जो पॉवर्टी लाइन है, वो पॉवर्टी लाइन रियल पॉवर्टी पीपल को एड्रेस कर रही है या नहीं कर रही, इसकी कोई गारंटी आज तक हमारे पास नहीं है। गरीबी के मार्फत इन कार्यक्रमों के लिए आवंटित संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में ना होना भी एक बड़ा रीजन है। जो क्वांटिटी है वो सफिशिएंट नहीं है एज कंपेयर टू यूनिवर्स। गरीबों की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन होना संभव नहीं है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पॉवर्टी का सबसे बड़ा विशेषज्ञ जिसको कि हम खुद गरीब को कह सकते हैं, उसकी साझेदारी, उसकी भागीदारी के बिना गरीबी उन्मूलन के बहुत सारे कार्यक्रम एयर कंडीशन कमरों में रन किए जा रहे हैं, जिनका कोई वास्तविक गरीबी से उन्मूलन से सीधा सीधा संबंध नहीं पड़ पा रहा। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे कई सामाजिक कार्यक्रमों की डिजाइनिंग जो है वो एक दोषपूर्ण कही जा सकती है। इसी के लिए नीति आयोग के द्वारा द्वारा कई बार समय समय पर गरीबी को दूर करने के सुझाव दिए गए हैं। एक विजन डॉक्यूमेंट भी हम लोगों को अभी देखने को मिला है जिसमें 2032 तक गरीबी दूर करने की योजना तय की गई है। उसमें नीति आयोग इस बात की एडवोकेसी कर रहा है कि देश में गरीबों की सही तादाद का प्रॉपर पता लगाया जाए, लागू करने वाली योजनाओं और उनका मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए। नीति आयोग द्वारा गठित एक समिति की एक रिपोर्ट में यह भी पढ़ने को मिला है कि सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना को आधार बनाकर देश में गरीबों की तादाद का आकलन किया जाना चाहिए। जो अभी तक हम पॉवर्टी लाइन की बात करते थे उसकी बजाय अब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट एंड सोशियो इकोनॉमिक सेंसस को पॉवर्टी के लिए बेंचमार्क बनाने की बात की जा रही है, जो कि एक निश्चित तौर पे एक सराहनीय पहल है। इससे गरीबी के आंकड़ों को लेके जो वर्तमान में संशय कंफ्यूजन चल रहा है उसको दूर करने में बड़ी सफलता मिलेगी। एट द सेम टाइम जो आर्थिक सामाजिक जातिगत जनगणना है उसमें 7 लेवल ऑफ डेप्रिवेशन हैं जो कि सीधे सीधे हमें पुअरेस्ट पुअर फैमिलीज को टारगेटेड हिट करके उनकी समस्या को इशू बेस्ड प्लान करने में हमें मदद करने की बात करते हैं। तो शायद आयोग की ये पहल वास्तव में सराहनीय है। इसके अलावा गरीबी दूर करने के लिए नीति आयोग ने 2 क्षेत्रों पर विशेष जोर देने के लिए कहा गया है। एक एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा एमएसएमई, मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एमएसएमईज एग्रीकल्चर के लिए पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट हो सकती है। तो ये 2 क्षेत्र नीति आयोग द्वारा सुझाए गए हैं। मुझे भी लगता है कि गरीबी दूर करने के लिए भारत देश जैसे कृषि प्रधान देश में ये बहुत बड़े मील के पत्थर साबित होंगे। देश के कुल वर्कफोर्स जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 65% हिस्सा महज एमएसएमई और एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करता है। ये वर्कफोर्स का हिस्सा अत्यंत गरीब है और गरीबी में जीवन यापन कर रहा है।
यदि इन्हें संसाधन मुहैया कराएंगे, इनकी आय दुगनी करेंगे, मांग आधारित विकास पर ध्यान देंगे, तो निश्चित तौर पे गरीबी हम खत्म कर पाने की स्थिति में आ सकते हैं। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर कि गौर करना बहुत आवश्यक है। गरीबी देश से गरीबी हटाने के लिए हमें वीमेन एम्पावरमेंट पर, वीमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे कार्य करने की सीधी-सीधी आवश्यकता है। गौरतलब है कि विश्व की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या महिलाओं की है। वे कार्यकारी घंटों में 2/3 का योगदान भी देती हैं, लेकिन उन्हें विश्व संपत्ति के 100वें हिस्से से भी कम हिस्सा प्राप्त है, जो कि वास्तव में एक बेहद निराशाजनक स्थिति है। विश्व भर में लगभग 76 करोड़ व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 9 डॉलर या इससे भी कम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनमें एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि गरीबी का महिलाकरण हो गया है। मुझे लगता है कि ये विषय एक बार हमें दोबारा से डिस्कस करने की आवश्यकता पड़ेगी, बट पॉवर्टी रिड्यूस करने का कोई भी प्रोग्राम बिना महिलाओं की भागीदारी के सफल नहीं हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है साथियों, ये पॉवर्टी पर विषय पे हमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मल्टी डायमेंशन इश्यू है, और चूंकि मल्टी डायमेंशन इश्यू है तो इसके सॉल्यूशन को भी हमें एक मल्टी डायमेंशन तरीके से सोचने की आवश्यकता है। हमें आर्थिक वृद्धि दर को अपनाना होगा। आर्थिक वृद्धि दर जितनी अधिक होगी, गरीबी का स्तर उतना ही नीचे जाएगा। गरीबी के राजनीतिकरण को रोकना पड़ेगा। अभी जगह-जगह पर हम हर पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में गरीबी की बात तो सुनते हैं, लेकिन उसका व्यावहारिक मॉडल, उसके बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने वाले इंटरवेंशंस हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, ये पॉवर्टी को मूल रूप से एड्रेस करेंगे। इन विषयों पे अभी तक हमारा प्रयास उतना मैं कहूँगा कि उतने एडवांस लेवल पे हम नहीं पहुँच पाए हैं। ये अभी तक केवल राजनीतिकरण के विषय बन के रह गए हैं। अनदर एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बिजली, आवास, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटी सर्विसेज। इनके डेवलपमेंट पर बहुत सीरियस ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे अहम बात एक और है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो डेफिसिट है, जो हमारा एग्रीकल्चर का जो बिजनेस है, वो अब तक एक घाटे का सौदा साबित होता है। गाँव में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी का अभाव है। इन क्षेत्रों पे अभी भी बहुत सारा ध्यान देने की आवश्यकता है। इनको वैज्ञानिकीकरण करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये विषय हमें बहुत लंबे समय तक तकलीफ देगा यदि इनका वैज्ञानिक रूप से निष्पादन करने के बारे में सोचा नहीं गया, क्योंकि गरीबी के विषय पर राजनीति बहुत बहुत लंबे समय से होती आ रही है। आओ चलो कुछ अब रियल ठोस वर्क करें। धन्यवाद।